नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वुड बेनिफिट फ्रॉम अ पीरियड ऑफ हाई प्राइस इन्फ्लेशन। जब भी हाई प्राइस इन्फ्लेशन होगी तो उससे क्या होगा, चीजें एकदम महंगी हो जाएंगी। पैसे आपके पास होंगे लेकिन सेम जो चीज आप 10 रुपए की बाय कर रहे थे अब आपको 20 रुपए की बाय करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो मतलब मनी लूजेज इट्स वैल्यू। करेंसी या पैसा जो है अपनी वैल्यू को लूज करेगा। जैसे पाकिस्तान में देखो, पहले 1 लीटर पेट्रोल जो था वो अराउंड 150 का मिल रहा था साल पहले तक। अब साल बाद जो है वही 1 लीटर पेट्रोल जो है वो आपको मिल रहा है, आई थिंक 182 है कि 282 का मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, 282 आई थिंक। तो ये प्राइसेस क्या हो गई हैं, डबल हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब ये क्या है बेसिकली, कि वही 1 लीटर पेट्रोल है बट आपको महंगे दामों मिल रहा है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मतलब आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। अब इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, प्राइस हाई प्राइस इन्फ्लेशन में? एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म पेबल्स। सबसे ज़्यादा फायदा इसी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। क्यों? क्योंकि पहले उसने 1000 रुपीज़ का लोन वापस करना था, अभी भी उसने लोन जो है अगले 5 साल बाद अगर वो लोन वापस करेगा, लोन उसने 1000 रुपीज़ का ही वापस करना है। बट अब क्या होगा इससे, अब इससे ये होगा कि पहले 1000 की वैल्यू जो थी वो 1000 के ही इक्वल थी, बट अब 1000 की वैल्यू कम हो चुकी है। कैसे मेजर कर सकते हैं कि वैल्यू कम हो गई है 1000 की? पहले जब उसने लोन लिया था तब फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपीज। तो मतलब 1000 में 10 लीटर पेट्रोल वो बाय कर सकता था। अब प्राइस हो गई है 200 फॉर एग्जाम्पल। तो अब उन्हीं 1000 में वो कितने लीटर पेट्रोल बाय कर सकता है, 5 लीटर। तो जब उसने एक बंदे से लोन लिया था उस वक्त 10 लीटर पेट्रोल आता था इस पैसे में। अब जब वो 5 साल बाद लोन वापस करेगा, तो जब बंदा लोन रिकवर कर लेगा, बैंक जो है वो लोन रिकवर कर लेगा, तो उस वक्त जो उसको 1000 मिल रहा है उसमें सिर्फ वो 5 लीटर पेट्रोल बाय कर सकेगा। तो मतलब ये कि पैसे की वैल्यू लूज हुई है। पैसा तो उतना ही है, 1000 लिया था 1000 ही पे करेगा, बट उसकी रियल टर्म्स में जो वर्थ है वो काफी रिड्यूस हो चुकी है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होगा इसमें, क्योंकि 1000 में पहले वो ज्यादा काम कर सकता था, अब वो 1000 में कम काम कर सकता है। सेकंड, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स टू अ कंट्री विद रिलेटिवली लो इन्फ्लेशन। हमारे अपने कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, अब जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो महंगा बनेगा। जब इस प्रोडक्ट को हम किसी सस्ते कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ वो प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो हम वो जो लो इन्फ्लेशन कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे वो मार्केट हम पूरी की पूरी लूज कर देंगे, हमारे लिए उस मार्केट में ट्रेड करना अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा। तो ये तो बेनिफिट नहीं हो सकता, ये तो डिसएडवांटेज है। सी, अ लार्ज रिटेलर विद अ हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑन डिस्प्ले एंड लो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। आपने बहुत ज्यादा पैसा अपनी इन्वेंट्री में लॉकअप कर लिया। अब क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी जो पैसा आपने लॉकअप किया था अपने इन्वेंट्री में वो उसकी रियल वर्थ कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री कम हो रहा है या पैसा कम हो रहा है, पैसे की वर्थ कम हो रही है। तो जब परचेजिंग पावर कम होगी, पैसे की वर्थ कम होगी, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री भी अपनी वैल्यू लूज करेगी। दूसरी तरह से आप समझ लो इसको, कि पहले जो इन्वेंट्री आप सेल कर रहे थे $10 की, अब इन्वेंट्री महंगी हो गई है तो आप उसको $20 का सेल करना शुरू करोगे। तो अगर आपकी इन्वेंट्री की प्राइस ही डबल हो जाएंगी तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। और आपकी इन्वेंट्री ऑलरेडी स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, आहिस्ता आहिस्ता सेल करते हो, लोग पहले ही उसको कम बाय कर रहे हैं। अब जब प्राइस डबल कर दोगे फिर तो कोई भी बाय नहीं करेगा, तो इन्वेंट्री पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगी, ये पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी रिस्क है। तो बी एंड सी जो है ये दोनों ही डिसएडवांटेज हैं। ए जो है, यस, ये बेनिफिट है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस मिनिमम वेज लेजिस्लेशन that would set minimum worker pay at significantly above the current level of pay in the country। अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन को चेंज करने का। और पहले फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज थी 5000 पर मंथ फॉर एग्जांपल,
कि आप जो भी लेबर हायर करोगे कम से कम 5,000 पर मंथ तो आपने उसको पे करना है। अब जो न्यू मिनिमम वेज वो लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको इंक्रीज करना चाह रही है 15,000 पर मंथ में। मतलब एक बिजनेस जो पहले लेबर को हायर कर रहा था और महीने का 5,000 दे रहा था, अब उसी लेबर का उस बिजनेस को 15,000 पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा? नंबर वन, द लेजिस्लेशन विल लाइकली इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल विद इन कंट्री एक्स। एक बिजनेस को पहले एक लेबर मिल रहा था 5,000 पर मंथ का, अब वही लेबर मिल रहा है 15,000 पर मंथ का। तो पहले जहां वो 10 लेबर हायर कर रहा था, अब वो बिजनेस सिर्फ 5 लेबर को हायर करेगा या 3 लेबर को हायर करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस डबल हो गई हैं, 3 गुना हो गई हैं। तो क्या होगा? बिजनेसेस कम से कम लेबर को हायर करेंगे। जब हर बिजनेस कम लेबर हायर करेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लोगों को कम से कम जॉब्स मिलेंगे क्योंकि बिजनेस हायर ही नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस को बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। नंबर टू, मैन्युफैक्चरर्स विद इन द कंट्री एक्स विल लाइकली wish to make more labor intensive products and reduce the amount of automation used within their business. लेबर इंटेंसिव क्या मतलब? इसमें कहना ये चाह रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम लेबर से हो और मशीन से कम काम हो। बट ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मिनिमम वेज बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए जब भी लेबर हायर करेगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो बिजनेस क्या करेगा? लेबर को हायर करने की बजाय वो मशीनरी या ऑटोमेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीन होगी फैक्ट्री में उतना कम लेबर आपको हायर करना पड़ेगा, उतनी कम वेजेस देनी पड़ेंगी आपको। तो टू जो है ये रॉन्ग है। सो वन इज द करेक्ट वन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू अनएम्प्लॉयमेंट which is the result of aggregate demand in the economy being too small to create employment opportunities for all those willing and able to work. अब चार किस्म की टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दी हुई है। सवाल वो ये पूछ रहा है कि इकोनॉमी में जो आपकी डिमांड है जॉब्स की, वही रिड्यूस हो गई है, वही बहुत कम है या वो श्रिंक हो गई है, लेकिन जो लेबर है, स्किल्ड लेबर अगर हम बात करें, स्किल्ड लेबर अभी भी अवेलेबल है मार्केट में। ये कब होता है? किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट में ये होता है? जरा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि ये जो जॉब्स है ना वही अब अवेलेबल नहीं है। लेबर तो, स्किल्डफुल लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन वो जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वही चेंज हो गई है। ये होती है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ अर्सा पहले तक हमारे पास लेबर होता था जो स्किलफुल होता था सीडीज बनाने के लिए। अब सीडीज का दौर ही खत्म हो गया है। अब स्टोरेज के लिए हम या तो हार्ड ड्राइव यूज करते हैं या यूएसबी यूज करते हैं या क्लाउड यूज करते हैं। सीडीज तो कोई यूज ही नहीं करता। तो जो सीडी बनाने वाला लेबर था उसकी जॉब्स ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सीडी की डिमांड खत्म हो गई। अब कंपनीज सीडीज नहीं बनाती, कंपनीज जो है वो यूएसबीज बनाती हैं। अब ऐसा लेबर चाहिए जो यूएसबी बना सके। तो ये तो होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड कम हो गई है, नहीं, डिमांड खत्म हो गई है इसमें। सो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। सेकंड, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू गुजरती है। तो जब इकोनॉमी का ग्रो होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो लेकिन जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है या डिप्रेशन आता है तो उससे क्या होता है कि बिजनेसेस की सेल्स नहीं होती, बिजनेसेस लोगों को हायर नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले जॉब्स थी, अब जॉब्स नहीं है। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ थी तो इसलिए जॉब्स थी, अब रिसेशन या डिप्रेशन आ गया तो जॉब्स की डिमांड खत्म नहीं हुई, जॉब्स की डिमांड कम हो गई है। तो ये जो है ऑब्वियसली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत कम हो जाए ड्यू टू रिसेशन, ड्यू टू डिप्रेशन, तो क्या होगा कि स्किलफुल लेबर तो अवेलेबल होगा लेकिन बिजनेस उसको हायर नहीं करेंगे। डिमांड खत्म नहीं हुई, जब डिमांड खत्म होगी तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सो ऑप्शन बी तो करेक्ट है। सी देख लेते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जॉब्स भी अवेलेबल हैं
और लेबर भी अवेलेबल है, लेकिन दोनों डिफरेंट सिटीज में मैच नहीं हो पा रहे, तो ऑब्वियसली मार्केट में जॉब्स तो हैं, ये तो नहीं कि जॉब्स कम हो गई हैं, डिमांड कम हो गई है जॉब्स की, तो ये भी मैच नहीं करता। एंड रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मिनिमम वेज हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट मिनिमम वेज को 4 गुना कर दे तो बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस हायर करना बंद कर देंगे, बिल्कुल स्टॉप ही कर देंगे, क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी, जॉब्स अवेलेबल होंगी, बट बिजनेसेस के लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा लोगों को जॉब देना। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी जो है, अगर वो बहुत स्मॉल हो जाए तो वो सिर्फ रिसेशन और डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। सो दैट इज अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में लीड टू इंक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्ट्स। अब क्या होगा कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे इंपोर्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब ये सही है या गलत है? अब सोचो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा आउटपुट या प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। आउटपुट्स के लिए चाहिए होगा लेबर एंड रॉ मटेरियल। अब लेबर एंड रॉ मटेरियल हर कंट्री में लिमिटेड ही होगा। अब जब आउटपुट बहुत ज़्यादा आपने बढ़ाना है, रॉ मटेरियल की सप्लाई आपके कंट्री में लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे, वो रॉ मटेरियल मजबूरन आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उससे यस आपकी इंपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? इसके बाद नेक्स्ट है, कंट्री सी इज एक्सपीरियंसिंग अ राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे होते हो, एक्सपोर्ट्स आप कम कर रहे होते हो, तो ट्रेड डेफिसिट आना शुरू हो जाता है। In addition, the cost of these imports are rising due to production problem in the countries that export to sea. आप जिन कंट्रीज से अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उन कंट्रीज में प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके लिए एक्सपोर्ट करना, जिसकी वजह से आपके लिए इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो दूसरे कंट्रीज आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो इंपोर्ट कर रहे हो, तो दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उनसे आउटपुट या प्रोडक्ट बन नहीं रहा और वो आपको भेज नहीं रहे, और इससे क्या हो गया कि आपके लिए उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। तो क्या होगा कि आपके कंट्री में उन इंपोर्टेड गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब गुड्स कम है, डिमांड तो उतनी है, लोगों ने तो उसको बाय करना ही करना है, तो क्या होगा, महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। हर बंदा उन लिमिटेड गुड्स को बाय करने की कोशिश करेगा, सप्लाई आ नहीं रही बाहर के कंट्री से, गुड्स वो आ नहीं रहे, तो उससे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट ये इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? ये इन्फ्लेशन हो रही है इंपोर्ट्स की वजह से, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो इससे क्या होगा, इफ ऑल एल्स स्टेज कांस्टेंट, which two of the following would this be expected to cause? A fall in aggregate demand, कि आपकी जो डिमांड है ना आपके लोकल कंट्री में, उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। और ये ट्रू भी है, क्योंकि जब देखो, जब सप्लाई कम होती है ना, तो लोगों को पता होता है कि इंपोर्टेड गुड्स अब नहीं मिल रहे मार्केट में। आप गुड लेने जाते हो मार्केट में इंपोर्टेड, लेकिन वो नहीं मिल रहा होता, ये वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा होता है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो मुझे कोई लोकल प्रोडक्ट बता दो, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट सस्ता होगा उस वक्त। तो ऑब्वियसली उस इंपोर्टेड गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लोग सस्ता या लोकल प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, इंपोर्टेड गुड्स नहीं लेंगे। जैसे आप मेकअप का सामान लेने जाओ, अब लिपस्टिक जो है वो लोकल भी मिलेगी आपको और इंपोर्टेड भी मिलेगी। लोकल अगर आपको मिल रही है 10 रुपीज़ की और इंपोर्टेड मिल रही है 5000 की, अगर इतना प्राइस में फ़र्क है तो कोई भी बंदा इंपोर्टेड लिपस्टिक नहीं लेगा। लेकिन लोकल लिपस्टिक आपको मिल रही है 10 की और इंपोर्टेड मिल रही है 15 की, आप कहते हो चलो 5 रुपए का फ़र्क है, मैं ये इंपोर्टेड ले लेती हूँ। लेकिन जहां 5000 का फ़र्क आएगा वहां आप कभी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं लोगे। राइजिंग एग्रीगेट डिमांड ये तो नहीं होगा, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड फॉल होगी, तो ये 1 तो हो गया, तो 2 ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। इन्फ्लेशन कौन सी होगी, मॉनेटरी इन्फ्लेशन होगी या इंपोर्टेड? ये इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, क्योंकि आप इंपोर्ट कर नहीं पा रहे उन गुड्स को बाहर के कंट्री से, तो गुड्स की शॉर्टेज हो गई है हमारी कंट्री में और प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो प्राइसेस जो बढ़ी हैं ये इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ी हैं, तो ये इसको हम कहेंगे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सो ऑप्शन 3 भी ठीक है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होती है? मॉनेटरी इन्फ्लेशन ये होती है कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, लोग ज़्यादा पैसा
स्पेंड करना शुरू हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। तो ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन तो नहीं है, लोगों के पास तो उतना ही पैसा जितना पहले था, लेकिन महंगाई इसलिए हुई, इन्फ्लेशन इसलिए हुई कि बाहर से वो गुड्स नहीं आ रहे। जैसे ही वो प्रोडक्शन प्रॉब्लम बाहर की कंट्री में सॉल्व होंगे, इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो प्राइसेस दोबारा कम हो जाएंगे। तो a fall in aggregate demand hoga, and this is what we called imported inflation. So 1 and 3 are correct, so option A is the correct one. Clear with this?